नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, कल मैंने 3 बजे के लगभग कलाम एकेडमी ने जो पेपर करवाया था तो लेवल 2, ठीक है, लेवल 2 साइकोलॉजी का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करवा दिया था कल 3 बजे। और आज सुबह 6 बजे ही लेवल 1 का जो साइकोलॉजी का पेपर है उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है साथियों। दोनों अलग अलग पेपर है, दोनों के अलग अलग प्रश्न हैं। तो लेवल 1 वालों को भी 1 का भी देखना है, 2 का भी देखना है। लेवल 2 वालों को भी लेवल 1 का भी देखना है, 2 का भी देखना है, क्योंकि प्रश्न तो उन्हीं टॉपिक्स में से बने हुए हैं, इसलिए ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो सुबह जो साइकोलॉजी का वीडियो देखा है उसको जो डाला है उसको ज़रूर देखिएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर आज जो सॉल्यूशन करने वाले, मतलब अभी 2 पेपर सॉल्यूशन कराए हैं, लेवल 1 लेवल 2 दोनों के साइकोलॉजी के पेपर का सॉल्यूशन करा दिया गया है। इस वीडियो में हम लेवल 2 ST2 लिखा हुआ है, बिल्कुल लेवल 2 का है ये पेपर। अब लेवल 2 का पेपर है, इसमें हम क्या हल करेंगे साथियों, हिंदी के 30 प्रश्नों को हल करेंगे जो भाषा फर्स्ट थी, ठीक है। भाषा 1 हिंदी 30 प्रश्नों को हल करेंगे, लेवल 2 का पेपर है। इसके बाद में आपको जब इसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा तो फिर लेवल 1 की जो भाषा फर्स्ट हिंदी थी उसको भी हल करेंगे साथियों, ठीक है। एक एक करके सारे पेपरों को हम हल कर लेंगे और कोशिश ये रहेगी कि भाई आपको किसी भी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, 30 के 30 प्रश्न सही बताए जाए और व्याख्या सहित बताए जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज किसका पेपर हल कर रहे हैं हम, लेवल 2 का लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के रूप में आज इस पेपर का हल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा, खंड 2 है, भाषा फर्स्ट हिंदी है। इसी प्रकार से आपके रीट के एग्जाम में इस खंड में कुल 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो पहले हम ये जो यहाँ गद्यांश दे रखा है इसको पढ़ लेते हैं। निर्देश दे रखे हैं, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश क्या है, भारतीय जनजीवन में गाय का अपना विशेष महत्व है। गाय चौपाया प्राणी है, उसे माँ के बराबर आदर दिया गया है। यह हमारी पारिवारिक व कृषि संस्कृति की आधार रही है। गाय को गोधन कहा है। पौराणिक काल में जिसके पास जितनी अधिक गायें हैं वह उतना ही धनी माना जाता था। अतएव गायों की सुरक्षा को एक मानवीय कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है। गाय को वेदों में रक्षणीय, सुरक्षा के योग्य इसी अर्थ में स्वीकारा गया है कि वे सर्वोपरि धन हैं। गायों के जाए बैलों ने कृषि में इतना सहयोग किया कि वे गायों के साथ ही पूजा के योग्य भी माने जाते हैं। तो ये गाय से संबंधित ये एक गद्यांश था। अब इसमें पहला प्रश्न इन्होंने बनाया है, गद्यांश में प्रयुक्त निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है। पहला मतलब 31वां प्रश्न है वैसे पेपर का तो, लेकिन इसका तो पहला ही है। तो देखो विकल्प है भारतीय, विशेष, कर्तव्य और पौराणिक। तो यहाँ पर ये जो 4 शब्द है इनमें से प्रत्यय रहित शब्द आपको देखना है साथियों। जैसे विशेष शब्द आ रहा है इसमें, यहाँ से ले लिया, ये भारतीय शब्द आ रहा है, भारतीय शब्द यहाँ से ले लिया। कर्तव्य शब्द आ रहा है तो कर्तव्य शब्द यहाँ पर, एक मिनट देखो, पौराणिक शब्द तो ये यहाँ से लिया गया है और कर्तव्य शब्द एक और है। तो ये रहा आपके चारों, ये शब्द हमको मिल चुके हैं, यहाँ से ये शब्द लिए गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि भाई कौन सा प्रत्यय रहित है। तो प्रश्न संख्या 31 में जो सही आंसर है, देखो भारतीय में, कर्तव्य में, पौराणिक में पुराण प्लस एक, भारतीय में भारत प्लस ये भारतीय। लेकिन साथियों ये जो विशेष शब्द है, विशेष में शेष तो मूल शब्द है और वी क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। अब वी उपसर्ग लगा हुआ है तो फिर ये प्रत्यय रहित है, ठीक है, ये उपसर्ग युक्त है। सी वाला विकल्प आपके 31वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32वां क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, अतएव में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई भी नहीं। देखिएगा, अतः प्लस एव शब्द बनता है अतएव, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है साथियों। सी वाला ही विकल्प आपके इसमें भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 को देखेंगे। तो 33वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द गद्यांश में विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हुआ है। चौपाया, पौराणिक, सहयोग और मानवीय। तो ये 4 शब्द है, चौपाया, पौराणिक, सहयोग और मानवीय। तो देखो एक तो चौपाया ये है, फिर मानवीय और पौराणिक ये है, इसके बाद में एक शब्द है आपके इसमें मानवीय। तो मानवीय में तो बिल्कुल एक विशेषण शब्द है और पौराणिक भी विशेषण शब्द है। फिर चौपाया, चौपाया का मतलब क्या होता है, चौपाया प्राणी है, गाय चौपाया प्राणी है। तो मतलब चौपाया मतलब
4 पैरों वाला प्राणी है, ठीक है। अब इसमें सहयोग एक और शब्द आ रहा है, तो सहयोग शब्द को देख लेते हैं। ये देखिएगा, सहयोग शब्द आपके कहाँ पर मिलेगा, इसमें थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो साथियों, कृषि में इतना सहयोग किया कि, तो इसमें सहयोग शब्द जो है इसमें साथियों विशेषण नहीं है। विकल्प नंबर आपका इसमें भी सी ही सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन, निम्न में से बेल का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची में तो हमें गद्यांश देखने की जरूरत ही नहीं है, वर्तक, वृश्चक, वृषभ और वाजी। तो साथियों बेल का पर्यायवाची क्या होता है, वृषभ होता है। बी वाला विकल्प आपके 34वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 को देखेंगे। सर्वोपरि शब्द में समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, क्रमधारय समास है। तो साथियों सर्वोपरि का मतलब होता है सभी में ऊपरी, ठीक है, सभी में ऊपरी सर्वोपरि कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर मैं अधिकरण में पे पर रहता है साथियों, अधिकरण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। बी वाला विकल्प ही आपके 35वें प्रश्न में भी सही है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न देखेंगे। 36वें प्रश्न में वापस गद्यांश दे रखा है, देखिएगा। अब इसमें कह रहा है ये निर्देश निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश देख लेते हैं। रेवड़े से निकली हुई बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो औंधे मुंह गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था। वह किंग कर्तव्य मूर्छा हो गया। टक्कर खाकर अभी वह संभल भी न पाया था कि बकरी के पेने सींग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। शत विक्षत सीने से लहू की बहती धार देखकर भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतरा कर एक और हट गई और भेड़िया का सिर दरख्त से टकराकर लहू लुहान हो गया। तो ये आपके एक गद्यांश दे रखा है इसमें। अब देखिएगा, ये गद्यांश आरबीएससी की कक्षा 6 की बुक से लिया गया है साथियों, ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो प्रश्न इस गद्यांश में से पूछ रहा है वह किंग कर्तव्य मूर्छा हो गया में प्रयुक्त काल है। आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। तो देखो, वह किंग कर्तव्य मूर्छा हो गया, वह किंग कर्तव्य मूर्छा हो गया। तो हो गया मतलब क्या होगा कि भाई साथियों क्या करे क्या न करे की स्थिति में वह आ गया था। किंग कर्तव्य मूड है ना। तो भाई जिंदगी में पहला अवसर था, टक्कर खाकर संभला भी नहीं था। अब यहाँ पर हो गया वो, अब हो गया तो साथियों पूर्ण भूतकाल तो रहेगा नहीं, ना ही आसन्न भूतकाल रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। सामान्य भूत या सामान्य वर्तमान। तो 36वें प्रश्न में जो राइट आंसर माना जाएगा वो रहेगा यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि क्रिया यहाँ पर भूतकाल में हो गई है, मतलब हो गया, कार्य पूरा हो गया है। यहाँ पर किंग कर्तव्य मूर्छा हो गया, ठीक। बी वाला विकल्प 36वें में सही है। प्रश्न नंबर 37, गद्यांश में निम्न में से बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है लहू, पाँव, दरख्त और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो एक तरफ हटा देते हैं। लहू, दरख्त और पाँव, 3 शब्दों को गद्यांश में से देख लेते हैं। देखिएगा, एक तो है शत विक्षत सीने से लहू की बहती धार देख के, एक तो ये लहू शब्द है। फिर एक इसमें पाँव शब्द भी आ रहा है, तो उस भेड़िए के पाँव उखड़। तो साथियों भेड़िए के पाँव उखड़ गए तो भेड़िए का कोई एक पाँव तो होगा नहीं। पाँव शब्द फिर यहाँ पर किस में आ जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा साथियों। विकल्प नंबर बी जो है वो आपका 37वें क्वेश्चन में सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द छाटिए। भेड़िया, सिंह, अवसर और धार। तो देखो स्त्रीलिंग शब्द की यहाँ पर बात की जा रही है मित्रों। भेड़िया पुल्लिंग है, अवसर पुल्लिंग है, सिंह पुल्लिंग है, लेकिन धार शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है। धार अच्छी होती है, ठीक है। यहाँ पर ये एक स्त्रीलिंग का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 39 को देखेंगे। निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो रेखांकित शब्द 39वें में क्या हो रहा है, निरीह हो रहा है। निरीह का अर्थ बेचारी, बहादुर, वृद्ध और स्थिर। तो चलिए एक बार वाक्य देख लेते हैं निरीह बकरी वाला। तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या जो देखो, मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं। निरीह का मतलब यहाँ तो कमज़ोर से लिया जाएगा, या फिर यूँ सकते उससे जचा नहीं मतलब उसे लगता है कि मैं इसको तो आसानी से मार सकता हूँ। तो फिर एक बार और विकल्पों को देखते हैं। वृद्ध तो रहेगा नहीं साथियों, क्योंकि वो बकरी नई थी, ठीक है, नई मतलब जवान बकरी थी साथियों। आप पूरा पद्यांश जब पढ़ोगे तो पद्यांश में
जवान बकरी है वो, है ना। स्थिर भी नहीं है। अब यहाँ पर बहादुर नहीं होगा, निर्विकार यहाँ बेचारी से लिया जाएगा। विकल्प नंबर आपका 1 सही माना जाएगा 39वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, राजस्थानी शब्द रेवाड़ो प्रचलित है। भेड़ बकरियों का समूह, भेड़ बकरियों को रखने का स्थान, रियासतों का नाम, भेड़ बकरी पालक जाति। तो देखो रेवाड़ो शब्द हम गद्यांश में देख लेते हैं। रेवाड़े से निकली हुई बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। रेवाड़े का मतलब यहाँ पर किससे लिया जाएगा साथियों, जहाँ पर भेड़ बकरियों को रखा जाता है उस स्थान को रेवाड़ो कहा जाता है। विकल्प नंबर 20 सही है प्रश्न नंबर 40 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 पे आते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 41 है, यहाँ पर बी वाला है 40 में, है ना। हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, वाक्य का प्रकार है। अब आपको गद्यांश नहीं देखना है 41वें में। कर्म प्रधान, कृत्रि प्रधान, भाव प्रधान और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो हम हटा देंगे। भाव प्रधान में नेगेटिविटी का भाव आता है तो इसमें नहीं आ रहा है, तो सी को और डी को तो हम हटा देते हैं। 2 विकल्प हमारे सामने बचे हैं, कर्म प्रधान और कर्तृ प्रधान। तो साथियों कर्तृ में कर्ता प्रधान होता है। अब यहाँ पर कर्ता तो हमें दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसमें कर्म प्रधान वाक्य है। विकल्प नंबर आपका ए वाला जो है प्रश्न संख्या 41 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 42 पर। तो चलिए 42वें क्वेश्चन को, निम्न में से लाघव चिन्ह है। कई बार इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। देखो पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा और चौथा। तो मैंने बता रखा है कि भाई ये इस प्रकार का चिन्ह तो हंस पद चिन्ह होता है और ये होता है लाघव चिन्ह। ठीक है, सी वाला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 42 में सही है। ये 0 टाइप ओ टाइप का जो चिन्ह है ना, इसको ही लाघव चिन्ह कहा जाता है साथियों। 42 में सी बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 पे आते हैं। तो 43वां प्रश्न, हो सकता है सुबह तक इस समस्या का निदान हो जाए, यह वाक्य है। संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक। आपको रोजाना जब हिंदी का टेस्ट देता हूं तो वाक्य में यहाँ से बिल्कुल प्रश्न पूछा जाता है। अब हो सकता है मतलब यहाँ पर संदेह है, तो ये एक संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। ए वाला विकल्प आपके 43वें प्रश्न में सही माना जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 पे आते हैं। 44वां प्रश्न है, कुपात्र द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का भोग करना को दर्शाने वाली लोकोक्ति है। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, चोर की दाढ़ी में तिनका, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल और छोटा मुंह बड़ी बात। तो देखो कुपात्र मतलब वो पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा श्रेष्ठ वस्तु का यदि भोग किया जाता है तो उसको कहते हैं छछूंदर के सिर में चमेली का तेल कहा जाता है ना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल मतलब वो कुपात्र है, फिर भी वो अच्छी वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। सी वाला विकल्प आपका यहाँ सही रहेगा इस प्रश्न में। 45वां प्रश्न है, निम्न में से क्रिया विशेषण पदबंध का चयन कीजिएगा। चतुर दिखने वाला तेज भाग चला, चतुर दिखने वाला रामू तेज भागा, रामू बहुत तेजी से भागा और चतुर रामू तेज भागा। तो साथियों देखिएगा, क्रिया विशेषण पदबंध का मतलब होता है वह पदबंध जो कि क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। अब इस प्रश्न में सारे ही एक जैसे विकल्प है, मतलब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कन्फ्यूजन वाला बिल्कुल इसमें कन्फ्यूजन होगा साथियों। तो देखो चतुर दिखने वाला तेज भाग चला, तो यहाँ पर ये तो नहीं रहेगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें तो चतुर दिखने वाला, अब रामू शब्द आना चाहिए ना। रामू शब्द जिसमें उनमें से एक आंसर है, तो ए वाले विकल्प को तो हम हटा देते हैं। रामू बहुत तेजी से भागा, चतुर रामू तेज भागा, चतुर दिखने वाला रामू तेज भागा, इतना ही है प्रश्न है ना। तो इन तीनों में से बी, डी या सी बिल्कुल आंसर बताइएगा साथियों प्रश्न संख्या 45 में। तो मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ साथियों आपको, प्रश्न संख्या 45 में रामू बहुत तेजी से भागा ये एक क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है, क्योंकि रामू यहाँ पर करता है। ठीक है, तेज भागना क्या है, उसकी विशेषता है। तेज से तेजी शब्द बन गया तो क्रिया की विशेषता बिल्कुल भागना उसकी क्रिया हो गई साथियों। तो सी वाला विकल्प इसमें मेरा अकॉर्डिंग सही है। बाकी इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हो प्रश्न नंबर 45 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46। तो 46वां क्वेश्चन में अभी मैंने कल परसों ही इस प्रश्न को आपके टेस्ट में लिया था। तो प्रश्न नंबर 46 है, वह कौन सी शिक्षण विधि है जो लेखन व उच्चारण में तो प्रारंभिक स्तर के लिए, रचना शिक्षण के लिए माध्यमिक स्तर पर उपयोगी है। उसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक थी, याद आया, 1-2 दिन पहले लिया था इस प्रश्न को। तो उसमें द्विभाषा विधि भी ऑप्शन में था, सूत्र विधि भी था, अनुकरण भी था, व्याख्यान भी था। तो मैंने कहा था कि भाई व्याख्यान का प्रयोग तो प्राथमिक स्तर पे करना ही नहीं है,
सूत्र विधि का भी नहीं करना है। कौन सी विधि है साथियों? अनुकरण विधि ही मैंने आपको राइट आंसर बताया था और यहाँ पर भी यही सही है, सी वाला ही सही माना जाएगा, कोई डाउट नहीं है। किसमें? लेखन व उच्चारण में तो प्रारंभिक स्तर पर और रचना के लिए उच्च स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। सी वाला विकल्प बिल्कुल 100% सही है। प्रश्न संख्या कौन सा है? ये 46वां प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47, साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना भाषा शिक्षण की किस श्रेणी का उद्देश्य है? भाई जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, कई बार बता चुका हूँ, वहाँ ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति होती है। ठीक है, रसात्मक, सृजनात्मक, कौशलात्मक नहीं रहेगा। सी वाला विकल्प प्रश्न नंबर 47 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग व सहयोग प्रणाली पर आधारित है? आगमन विधि, पाठ्य पुस्तक, सूत्र और भाषा संसर्ग। दो विकल्प तो पूर्णतः गलत है, सूत्र और पाठ्य पुस्तक में प्रयोग किया ही नहीं जाता। अब भाषा संसर्ग और आगमन, तो साथियों राइट आंसर है आगमन विधि, क्योंकि आगमन विधि के दो रूप होते हैं, प्रयोग और सहयोग, दोनों आगमन विधि के ही रूप है साथियों। 101% ए वाला विकल्प 48वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 को देखेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 49 की तरफ। एक आध दो क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। ये देखिए प्रश्न नंबर 49 को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है गद्य शिक्षण, रचना शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, पद्य शिक्षण। सूची 2 में है रसास्वादन, आगमन, मौन वाचन, संवाद लेखन। फिर यहाँ पर ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, मिलान कर लीजिएगा। एक बार इनको मिलान कर लेंगे ऊपर वालों को तो आसानी से हम सुमेलित कर सकते हैं। तो भाई देखो, रसास्वादन पद्य शिक्षण में होता है, सबसे पहले इसको इससे मिला देते हैं। फिर इसके बाद में व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का प्रयोग होता है, ये ठीक है। अब व्याकरण शिक्षण में ना ये वाला। अब इसके बाद में गद्य शिक्षण में मौन वाचन किया जाता है, ये वाला सही है। अब एक ही बचा रचना शिक्षण, संवाद लेखन। ठीक है, तो ये मिल चुके हैं। तो भाई पहले में तीसरा होना चाहिए, पहले में कौन सा होना चाहिए? तीसरा, ये मिल गया। फिर दूसरे में आपके होना चाहिए चौथा, तो दूसरे में कौन सा होना चाहिए? चौथा, ये मिल गया वापस। फिर तीसरे में व्याकरण शिक्षण में तीसरे में दूसरा होना चाहिए, तो तीसरे में ये दूसरा यहाँ पर भी मिल चुका है। और जो चौथा है, चौथे में क्या होना चाहिए? चौथे में पहला होना चाहिए रसास्वादन, तो ये भी मिल गया साथियों। इस प्रकार डी वाला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 49 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 50 पर। तो चलिए 50वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस प्रणाली को स्वाध्याय विधि भी कहा जाता है? मॉन्टेसरी, खेल, किंडरगार्टन, डाल्टन। साथियों स्वाध्याय खुद ही अध्ययन करना, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, खेल नहीं है, बल्कि डाल्टन प्रणाली जो है इसको स्वाध्याय विधि के नाम से जाना जाता है। तो 50वें प्रश्न में डी वाला विकल्प आपके सही है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर सुनना व बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है? इस प्रश्न को कई बार करा चुका हूं शिक्षण विधियों में, हिंदी में। कहानी कथन और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह और समाचार वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत। जैसे कोई भी पेपर ले लो, एक बात की मैं गारंटी देता हूँ साथियों, जो लगातार जुड़े हुए चैनल से, बहुत सारे प्रश्न जो कहती हो आपको रीट के एग्जाम में भी मिलने वाले हैं, बिल्कुल 100%। देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर सुनना और बोलना कौशल की बात की जा रही है, तो क्या आंसर बता रखा है मैंने इसमें? भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। चौथा विकल्प इसमें सही माना जाएगा। भाई बातचीत करना तो बोलना कौशल में आ जाएगा, भाषा प्रयोगशाला में बोलना कौशल आएगा ही नहीं। समाचार वाचन, समाचार वाचन में तो साथियों एक ही बालक सीख रहा है, सब सुन रहे हैं। श्रुतलेख में भी नहीं बोला जा रहा है, लेकिन बातचीत करने में तो यहाँ पर बोलना कौशल और सुनना, भूमिका निर्वाह में सुनना हो जाएगा साथियों। तो विकल्प नंबर आपका डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 52, निम्न में से असत्य कथन है? भाषाई क्षमता का स्वरूप अमूर्त होता है, भाषाई व्यवहार का आधार भाषाई क्षमता होती है, भाषाई व्यवहार का स्वरूप मूर्त होता है, भाषाई क्षमता का स्वरूप मूर्त होता है। तो भैया अब इस प्रश्न को कैसे पकड़ेंगे? तो प्रश्न पकड़ने का एक तरीका है, असत्य कथन की बात की जा रही है, भाषाई व्यवहार का स्वरूप मूर्त, क्षमता का स्वरूप मूर्त, क्षमता का स्वरूप अमूर्त। तो भाई दो ऑप्शन तो आप एक तरफ रख दो, सी वाला और डी बी वाला, ये तो आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और सी तो बिल्कुल विपरीत है, विपरीत है तो फिर एक ही रहेगा। भाषाई क्षमता का स्वरूप अमूर्त होता है, भाषाई क्षमता का स्वरूप मूर्त होता है, दोनों अलग अलग हो गए ना। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक तो मूर्त कह रहा है, एक अमूर्त कह रहा है, तो मतलब एक ही चीज़ होगी, या तो मूर्त होगा या अमूर्त होगा। तो साथियों देखो, भाषाई स्वरूप क्षमता का स्वरूप अमूर्त होता है, न कि मूर्त। ये डी वाला विकल्प यहाँ पर गलत है। तो चौथा विकल्प आपका इसका सही आंसर रहेगा साथियों। प्रश्न कौन सा है? ये 52वें प्रश्न में डी वाला विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53,
प्रश्न संख्या 53 ये देखिएगा, ग्रहणात्मक कौशल है सुनना व बोलना, सुनना व पढ़ना, बोलना पढ़ना, बोलना व लिखना। कई बार करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को भी। तो ग्रहणात्मक का मतलब किससे बता रखा है, जिन कौशलों से हम दूसरे के भावों को दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं। तो एक तो सुनकर ग्रहण करते हैं और पढ़कर ग्रहण करते हैं। बी वाला विकल्प आपके इस क्वेश्चन में 53वें क्वेश्चन में सही है साथियों। कौन सा वाला, बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54, पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सरल से जटिल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, आदर्श से यथार्थ की ओर। तो भाई क्या बता रखा है आपको अच्छी तरह से, पाठ्य पुस्तक सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। पहले बालकों को सरल चीज़ें फिर धीरे धीरे कठिनता की ओर ले जाना चाहिए। बी वाला विकल्प आपके 54वें में बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 है, श्रवण व लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है अनुलेखन, श्रुत लेखन, सुलेखन और इनमें से सभी। तो श्रवण कौशल और लेखन कौशल दोनों की बात की जा रही है साथियों, किसके माध्यम से, तो जब हम श्रुत लेख करवाते हैं तो श्रुत लेख में क्या होता है साथियों, अध्यापक बोल रहे हैं, छात्र सुन रहे हैं तो श्रवण कौशल, फिर लिख भी रहे हैं तो लेखन कौशल भी विकसित हो रहा है। जबकि सुलेखन और अनुलेखन में दोनों एक साथ चीज़ें नहीं होती है, तो मानने के ऊपर है, या तो इसमें उपरोक्त सभी भी माना जा सकता है, बट सबसे पहला आंसर बी वाला सबसे बेस्ट है। लेकिन इसमें डी को भी सही माना जा सकता है। ये चीज़ें मानने के ऊपर होती है कि भाई अब वो किस प्रकार से जिसने प्रश्न बनाया है वो किस दृष्टि से इसको लेता है। तो मेरे हिसाब से बी वाला विकल्प सही है, बट इसमें डी वाला 100% माना जा सकता है। ठीक है, माना जा सकता है। कमेंट कर सकते हो 55वें प्रश्न के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 56 पर। तो 56वां क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है थोड़ा, जो मैंने बता दिया आपको। निम्न में से किसमें विद्यार्थी को स्व आकलन का अवसर प्रदान किया जाता है, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम में आकलन। देखो अधिगम का आकलन क्या होता है, अधिगम कराने के पश्चात में जो मूल्यांकन किया जाता है उसको कहा जाता है अधिगम का आकलन। तो साथियों इसमें स्व आकलन का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, इसमें तो डायरेक्ट बता दिया जाता है। अधिगम के लिए आकलन क्या होता है साथियों, अधिगम के लिए मतलब अधिगम से पूर्व जो आकलन किया जाता है वो होता है अधिगम से पूर्व या अधिगम के दौरान जो आकलन किया जाता है वो अधिगम के लिए आकलन। तो साथियों इसमें भी ऐसा स्व आकलन का अवसर नहीं होता है। स्व आकलन के अवसर अधिगम के रूप में आकलन में प्रदान किया जाता है। सी वाला बिल्कुल 101% सही है। देखो अधिगम के रूप में आकलन क्या होता है, छात्रों को आपने पढ़ा दिया, ठीक है, पढ़ाने के बाद में उनको समूहों में वर्गीकृत करके छात्र एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो वो होता है स्व आकलन, जो कि अधिगम के रूप में आकलन में ही होगा साथियों। विकल्प नंबर आपका सी वाला सही है प्रश्न नंबर 56 में। अधिगम में आकलन भी इसका राइट आंसर। अधिगम में आकलन में तो क्या होता है साथियों, जो छात्र है वो स्वयं से पूछता है, ठीक है, यहाँ एक दूसरे से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक दूसरे से कुछ चीज़ें की जाती है, एक दूसरे से योग्यताओं का निर्धारण, एक दूसरे का आकलन किया जाता है। स्व आकलन के अवसर इसी में प्रदान किए जाते हैं, समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाता है कक्षा को। सी वाला ही सही माना जाएगा 56 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57, सत्य कथन है अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए निदानात्मक शिक्षण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण का आधार है। अधिगम कठिनाइयों को ज्ञात करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है और कोई कथन सत्य नहीं है। तो भैया सत्य कथन की बात करें तो पहला कथन देख ले, अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए निदानात्मक शिक्षण, तो गलत है ना ये। तो निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग तो अधिगम की कठिनाइयों को जानने के लिए किया जाता है, दूर करने के लिए थोड़ी किया जाता है। दूर करने के लिए तो उपचारात्मक करेंगे, तो फिर ये गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण का आधार है, गलत है, उल्टा कह दिया ना। निदानात्मक परीक्षण आधार है, उपचारात्मक का नहीं कि भाई निदानात्मक पहले कर लिया फिर उसके बाद में उपचार करेंगे, तो फिर ये तो गलत हो गया ना। उपचारात्मक थोड़ी आधार है निदान का, निदान आधार है उपचार का, ठीक है, समझ में आया थोड़ा, ये भी गलत हो गया। तीसरा है, अधिगम कठिनाइयों को ज्ञात करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। अब इसमें क्या कह रहा है, अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करने, भाई मैंने क्या कहा था पहले विकल्प में, अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करने के लिए उपचारात्मक नहीं किया जाता बल्कि निदान किया जाता है ना। क्या किया जाता है, निदान किया जाता है साथियों। तो फिर ये भी गलत हो गए। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर डी वाला होना चाहिए, कोई भी कथन इनमें से सत्य नहीं है साथियों, ठीक है, डी वाला विकल्प यहाँ सही है। बाकी अगर ये यूँ मान ले कि भाई उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण का आधार है, तो वो गलत माना जाएगा साथियों, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक का आधार नहीं होता है,
बल्कि निदानात्मक शिक्षण उपचारात्मक का आधार होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 पे आते हैं। यहाँ डी वाला मैं बता रहा हूँ, बाकी इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर सकते हो, लेकिन मेरा मत डी है और इसके पीछे मेरे पास तर्क भी है साथियों। ठीक, 58वां प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण के स्वरूप डिजाइन निर्माण के अंतर्गत ध्यान नहीं रखा जाता। उद्देश्य की दृष्टि से अंक भार, खंडों की योजना का, विकल्पों की योजना का, रुचि की दृष्टि से अंक भार। तो भैया उपलब्धि परीक्षण में हम उद्देश्य की दृष्टि से अंक भार भी करते हैं, खंडों की योजना भी बनाते हैं, विकल्पों की योजना भी बनाते हैं, लेकिन रुचि की दृष्टि से अंक भार उपलब्धि में ऐसा कोई भी खंड या कोई भी पद नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका डी सही है प्रश्न नंबर 58 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59, 59वां क्वेश्चन, गोदान, फिर यहाँ पर ये प्रेमचंद, ठीक है, डबल यहाँ पर चिन्ह लगे हैं, रामचरितमानस फिर चिन्ह है, यह उदाहरण है। तो ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं अनुपात समानुपात जैसे चिन्ह है, ये सादृश्य अनुभव रूप प्रश्न है, वर्गीकरण है, बहुविकल्प है, एकांतर अनुक्रिया वाले हैं। तो भैया बहुविकल्प तो नहीं है, बहुविकल्प तो ये प्रश्न यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे विकल्प है, ये होते हैं बहुविकल्प, तो ये तो गलत है। वर्गीकरण भी नहीं कर रखा है इन्होंने, एकांतर या सादृश्य अनुरूप प्रश्न। तो साथियों राइट आंसर है, ऐसे प्रश्नों को सादृश्य अनुभव रूप प्रश्न कहा जाता है। ए वाला विकल्प 101% सही है प्रश्न नंबर 59 में। अब अंतिम और यहाँ पर 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी वाला। ठीक है, इसके बाद में आपके लेवल 1 की हिंदी का भी सॉल्यूशन कराया जाएगा। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। सततवें व्यापक मूल्यांकन के में दायरे की व्यापकता से क्या तात्पर्य है? एक से अधिक मूल्यांकन के उपकरण उपयोग में लेना, मूल्यांकन में साथी शिक्षकों व अभिभावकों की राय लेना, बच्चों को मूल्यांकन के अवसर प्रदान करना और कक्ष के बाहर की प्रक्रियाओं को भी मूल्यांकन में शामिल करना। देखिएगा, बच्चे को मूल्यांकन के अवसर प्रदान करना व्यापकता नहीं कहलाती है। सभी जो मूल्यांकन में साथी शिक्षक और अभिभावक है उनकी राय लेते हो तो इसको भी व्यापकता नहीं कहेंगे। एक से अधिक मूल्यांकन के उपकरण उपयोग में ले रहे हो तो वो भी व्यापकता नहीं है। व्यापकता का मतलब है कक्ष के बाहर की प्रक्रियाओं को भी मूल्यांकन में शामिल करना, कि सिर्फ कक्ष तक ही मूल्यांकन सीमित नहीं हो, बाहर की चीज़ों का भी मूल्यांकन किया जाए तो वो होता है व्यापक मूल्यांकन। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों 60वें क्वेश्चन में। अब देखो, जिन 1-2 प्रश्नों में आपको डाउट हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई जो मैं बता रहा हूँ वो सार्वभौमिक सत्य है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक आध प्रश्न इधर उधर भी हो सकता है, बट 1 या 2 प्रश्न, ठीक है, अधिकतर प्रश्न मैंने आपको सारे ही सही बताए हैं। और जिन प्रश्नों में डाउट हो तो उनको कमेंट बॉक्स में लिख देना साथियों। इसके बाद में आपके लेवल 1 की हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। साइकोलॉजी के दोनों पेपर हो चुके हैं, लेवल 1 का भी, लेवल 2 का। लेवल 2 का लैंग्वेज फर्स्ट जो हिंदी है उसका सॉल्यूशन ये करा दिया गया है। अब लेवल 1 का लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी जो है उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।